जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि हम लोग मैथ की रिवीजन क्लास कर रहे थे और उसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम, जैसे कि हमने बताया भी होगा कि आज हम जो है नई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि पूरी क्लास 10th का सिलेबस की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो उसका पहला चैप्टर जो है आज हम उसमें वास्तविक संख्याएं, उसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा कि उसमें क्या ऐसी इंट्रोडक्शन है, क्या ऐसा परिचय दिया गया है कि जिससे कि हम उस चैप्टर को ठीक प्रकार से समझ सकें। तो जैसे कि हम लोगों ने, तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, है ना। तो वास्तविक संख्याएं जैसे कि हम 8th से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने 8th में बहुत सारी संख्याएं पढ़ी कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सम विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये बहुत सारी संख्याएं हमने 7th और 8th क्लास में हमने पढ़ी है ना। उसी का लेटेस्ट वर्जन आया था 9th क्लास में संख्या पद्धति के नाम से। और अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और उससे आगे बढ़ने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम इस चैप्टर में हम क्या चीज को पढ़ेंगे, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सभी आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से 8th में भी पढ़ चुके हैं। और हमें इन चीजों की, इन संख्याओं की इस चैप्टर के अंदर आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आज हम इनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्या कहते हैं भाई, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये आप सबको पता होगा कि कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हमारी जो क्लास रहेगी वो बाइलिंगुअल भी रहेगी, यानी कि हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे। यही नहीं कि पूरा हिंदी रट्टे जा रहा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्राकृत की बात की गई है तो प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो असल में नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं भाई जीरो को छोड़कर जितने भी हमारे इस प्रकृति में नंबर हैं, सिर्फ किसकी बात नहीं की जाएगी, जीरो की। तो जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो सब कैसे नंबर कहलाएंगे, प्राकृत नंबर कहलाएंगे, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, एक हुई प्राकृत संख्याओं की बात, नेचुरल नंबर की बात कि जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर कैसे होंगे, हमारे प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं कि जीरो के साथ जितनी भी प्राकृत संख्याएं हम ले लेंगे वो हमारी सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाएंगी, वो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। किसके साथ, जीरो के साथ। अब पूर्ण संख्याओं में जीरो भी आ गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो। अगर हमसे ये पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं हो सकती, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीरो जो है इसने हमारा सारा काम खराब कर दिया। अगर ये ना होता तो हम ये भी कह सकते थे कि हाँ जी सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती हैं और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए, अब ये पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो हम सीधे नकार देंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ठीक है। तीसरा है हमारा पूर्णांक कि व्हाट इज द पूर्णांक। पूर्णांक होती क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, देखिए जीरो से लेकर जितने भी नंबर नेगेटिव में चले जाओ, जितने भी नंबर पॉजिटिव में चले जाओ, वो सभी कैसे नंबर है, पूर्णांक नंबर है ना। अगर हम यहां लिखते हैं +1 +2 +3 4 5, ये सभी नंबर कैसे हैं, पूर्णांक हैं।
अब अगर इधर माइनस में आ जाओ तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब जो प्लस में नंबर गए जीरो के उधर, उनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं इनको? धनात्मक पूर्णांक। है ना? और जो नंबर निगेटिव में आए, माइनस में आए, उनको हम बोल देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना? तो जो नंबर धनात्मक में गए वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जो निगेटिव में है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है ना? इतनी बात आपको लोगों को समझ में आई होगी यहां तक कि पूर्णांक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, वो संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता हो, लेकिन अब इसकी भी एक शर्त है, क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। है ना? कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। अब P/Q के रूप में कौन सी संख्याएं लिखी जा सकती है भाई? तो अगर हम बात करें, चलो ये लिखा रहने दो। तो अगर हम बात करें तो 2/3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर सिर्फ 2 भी लिख दी जाए तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 है। अब लिख दिया जाए कि 4/5, तो 4/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, वो सभी जितनी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर कहीं हमने ये लिख दिया कि 2/0, तो 2/0 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा इनफाइनाइट जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है? अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या, रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हम कह देते हैं कि भाई परिमेय का उल्टा क्या होगा, है ना? तो हमने कह दिया आ लगा दो, उल्टा हो जाता अपने आप ही। तो ऐसे ही परिमेय का उल्टा कर दिया अपरिमेय, कि जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय हो गई, लेकिन जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, समझ रहे हो? जिन्हें P/Q के रूप में, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती। ठीक, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय कहलाएंगी, और जिन्हें P/Q के रूप में लिख दे डायरेक्ट वो परिमेय होंगी। अच्छा, अब अपरिमेय क्या, कौन सी अपरिमेय होंगी? देखिए, ऐसी संख्याएं अपरिमेय होंगी, √2, √3, √5, √6, √7, √8, है ना? ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई क्या इसके नीचे हम 1 लगा दें, है ना? कुछ ये भी सोचेंगे अगर हमने इसके नीचे 1 लगा दिया, भाई अगर मैंने सिर्फ √2 लिखा है तो √2, अगर कुछ ये कहने सोचने लगे कि हमने भाई √2 के नीचे 1 लगा दो तो क्या परिमेय नहीं हो गई? नहीं हुई।
एक्चुअली में बात क्या होती है कि √2 का कभी भी मान अगर हम करते जाएंगे तो वो हमेशा अनंत तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। हम कह देते हैं कि √3 की 2 की वैल्यू होती है 1.414, लेकिन √2 की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 1.414 नहीं है। ऐसे ही √3 की भी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है कि 1.732 बोल दिया, तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। वो संख्याएं अनंत तक पॉइंट के बाद चलती जाएंगी, तो वो एक्यूरेट वैल्यू होंगी ही नहीं। इसलिए ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा सब समझ में आया होगा। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आप थोड़ा ये भी सोच रहे होंगे भाई जब यहाँ पे सब कुछ ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, तो 4 क्यों नहीं लिया? 4 हमने इसलिए नहीं लिया, हम यह देखते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 9th में 8th में पढ़ा होगा कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकाले, 4 का वर्गमूल ले, तो 4 का वर्गमूल आता है 2, और 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसलिए √4 भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका एक्यूरेट वर्गमूल निकल गया है। लेकिन इनके एक्यूरेट वर्गमूल नहीं होते, जब नहीं होते तो ये सारी संख्या अपरिमेय, जिनका निकल जाएगा वो परिमेय होगा, सिंपल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं थोड़ा चैप्टर की ओर कि हमारे चैप्टर में है क्या असल में। देखिए हमारे जो चैप्टर है उसके अंदर जो चीजें हैं हम उसकी बात करते हैं ना। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर कि हमारे चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, हमें यहां पर एक चीज दी हुई है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, ये चीज हमें दी गई है। मैं लिख लेता हूं यहां पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये दिया गया है हमें, है ना। अब अच्छा होती क्या है असल में, ये क्या है, क्या बवाल है भाई कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो इस बवाल को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, तब ये हमें जाकर के समझ में आएगा। क्या सीखना पड़ेगा? हम सबको भाग आती होगी, पक्का इतनी बात सबको आती होगी, भाग कैसे की जाती है। देखो मैंने यहां पे भाग दी 7 को 2 से, तो मैंने बोला 2 3 जा 6 होते हैं, या 2 3 6 होते हैं, और हमारा जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 1 बचा, है ना। अब मैंने यहां पर भाग दी 24 को, 6 से मैंने भाग दी, तो 6 4 से 24, पूरा पूरा कंप्लीट बचा, शेषफल बचा 0। अब मैं यहां पर भाग देता हूं 5 से 4 को, तो मैंने कहा 0 जी 0, और ये बचा जी 4। ठीक, इतनी बात। अब ये तो हमने सीख लिया, ये तो हमें आता है। आगे बताओ आगे क्या होगा, आगे क्या करना है? आगे ये करना है हमें, ये चीज क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाता है हमारा भाज्य, है ना। ये चीज हमारी कहलाती है भाजक, ये चीज हमारी कहलाती है भागफल, और ये हमारा है शेषफल। ठीक, ये बातें सबको पता होंगी, बोले ये भी पता है जी। आगे बताओ आगे क्या होगा। आगे ये करना है, अगर हम इस भाज्य को लिखते हैं तो देखो हमने भाज्य लिखा, भाज्य बराबर हमारा यही तो बनेगा, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो भाज्य कितना था? 7, भाजक कितना है? 2, भागफल कितना है? 3, प्लस शेषफल कितना आया? 1। तो देखो जो भाज्य होता है वो इन सब के बराबर होता है भाई, 2 3 6 प्लस 1 बराबर कितना? 7। तो जो भाज्य है वो हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें यही बताती है कि अगर हम भाग करते हैं तो जो भाग की जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी
आगे जितनी भी प्रक्रियाएं आएंगी वो सब इसी फॉर्मेट में हमें लिखनी होगी। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें दिया गया है कि हमने जो है दो संख्याएं देंगे हमें और उनका HCF निकालना है, और वो HCF हमें इस भाग की प्रक्रिया से ही निकालना है। तो इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है कि ये जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है कि कैसे आता है, क्यों आता है। अब अगर मैं इस संख्या को A मान लेता हूं, यहां पर है ना, मैंने इसको मान लिया जी A, इसको मैंने माना ये क्या है, मैंने कहा कि मैं कोई संख्या A है उसे मैंने B से भाग दिया। ठीक, तो मेरा जो आया वो Q आया, Q आया, और रिमाइंडर मेरा आया जी, रिमाइंडर ले लो R या शेषफल R ले लो। तो हमने कहा A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो R आया भाई, यही तो आया R, शेषफल रिमाइंडर यही तो आया हमारा R, और ये क्या है हमारा B, ये हमने ले लिया A, है ना, ये मान लिया हमने Q, क्योंकि कोशिएंट कहते हैं इसको, इसलिए हमने इसको Q मान लिया, इसको रिमाइंडर बोलते हैं इसलिए इसको एक R मान लिया। सॉरी, अब A बराबर BQ प्लस R आया, तो क्या यहां, अब यहां पर जो चीज देखने की है सिर्फ वो देखो कि R जो शेषफल है, ये वाला जो शेषफल है एक, क्या ये कभी B से भाजक से बड़ा आ सकता है? आप कहेंगे आ तो सकता है, लेकिन फिर से भाग देनी होगी, है ना, तो तब तक तो भाग देते हैं ना जब तक कि शेषफल जो है वो भाजक से क्या हो जाए, छोटा, तभी तो माना जाता है कि अब जो है भाग वो कंप्लीट हो चुकी है ना। कभी कभी शेषफल जो है वो जीरो भी आता है, ऐसा तो है नहीं कि शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा, भाई ये भी है, जीरो भी बच सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो R होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, B से। ठीक है, कि जो R होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, B से छोटा होगा, है ना। और एक चीज और ध्यान रखनी है, R जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा भाई जीरो से छोटा तो जा नहीं सकता, माइनस में रिमाइंडर तो जा नहीं सकता, तो हमेशा जो R है वो रिमाइंडर वो जीरो से या तो बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। देखो, जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, समझ रहे हो। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आया वो हमेशा B से तो बड़ा आएगा, छोटा आएगा, लेकिन जो रिमाइंडर है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर हो सकता है। सही है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें यही बताती है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर आप लेते हैं, कौन कैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक पूर्णांक का मतलब A और B जो हमने लिए हैं ये कैसे पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब इनसे जो हमारा फॉर्मेट बना वो यही तो बना, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यही तो हमारा फॉर्मेट बना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पूरा फॉर्मेट ही ये है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जो कि हमने इस चीज से बनाया है। ठीक है, जो किससे बनाया है हमने, इस चीज से बनाया है। और फिर क्या कहना पड़ेगा इसमें हमें कि जो R है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, है, लेकिन किससे छोटा होगा, B से छोटा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रिमाइंडर होगा वो B से कैसा होगा, छोटा होगा, लेकिन किससे बड़ा होगा भैया, जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। सही है, एक बार मैं और समझा देता हूं दोबारा से, शायद ये चीज कट गई है। कट रहा है ऊपर वाला,
पूरा आधा आ गया। वास्तव ये तो नहीं कटा, ये नहीं कटा है, ये तो बहुत नीचे है। कोई बात नहीं, ठीक है। हिलाऊंगा तो पूरा उड़ जाएगा। ये यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आर जो है वो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 के, और आर हमेशा किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि हमें इसमें आखिरकार करना क्या है, ऐसा इसमें क्या है जो हमें इसके द्वारा करना पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज के जितने भी और एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको हम देंगे, है ना। तो अगर मैंने यहाँ बोला कि मैं भाई भाग करता हूँ 29 को किससे, मैंने भाग किया यहाँ पे 3 से, ठीक है, करो जी। 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 9 जा कितने होते हैं 27, यहाँ कितना बचेगा जी 2 बचा हमारा, सही है। अब हमें करना क्या है आखिरकार, तो हमें इस वाली चीज को इस वाले फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो भाई जो a है और b है, मैंने बोला भी कैसे धन पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो जो a और b है वो है धनात्मक ही है, देखो 29 भी धनात्मक है और 3 भी कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, कैसे लिखना है, देखो अब ये a ही तो है, ये b है, ये क्या है q है, और ये क्या आया निकल के, रिमाइंडर आया, r आया। तो हमें इसको लिखना कैसे है, तो हमें लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं कि 29 बराबर है किस किसके बराबर है, बी क्यू 3 गुणा 9 प्लस आर कितना है हमारा 2, है ना। और हमें आगे क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे लिखना पड़ेगा कि जो आर है वो किससे बड़ा और किसके बराबर है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज हमें हर लाइन में लिखनी है इसके साथ, ठीक। अब ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में क्या लिखना पड़ेगा, तो स्टेप 2 में हमें ये लिखना है कि अभी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, 2 से अब इस 3 को डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, कितना बचा 1 बचा, है ना। तो अब यहां पर जो a बन गया वो क्या बन गया 3, और जो b बन गया वो क्या बन गया b, ये 2, और जो q बन गया वो ये बन गया, और जो रिमाइंडर बन गया वो ये बन गया। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे 3, भाई a ही तो है 3 इज इक्वल टू 2b है गुणा q 1 है प्लस 1, समझ में आए बात। फिर से यही लाइन दोबारा लिखनी होगी कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू r, एंड r इज नॉट इक्वल टू या लेस देन किससे होगा b से। देखो b से लेस देन आया नहीं आया, कितनी बार करोगे उतनी बार जो है वो हमेशा b से छोटा आएगा। अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये है आपकी भाग पूर्णतया नहीं गई है, आपने भाग को अधूरा छोड़ा है, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका एग्जाम्पल वाला, है ना। जितने भी एनसीईआरटी बेस या और बुक के हिसाब से जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करूंगा, आप लोगों को सब चीज यहाँ पर बताई जाएगी। अगर इसका कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये वाली चीज हमें यहाँ पर समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और जो 6 पार्ट आना है हमारा रिवीजन का वो भी हम कल अपलोड कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।